अध्याय 7। सिदी आयसा की नृत्यांगना। टार्ज़न का पहला मिशन न तो रोमांचक था और न ही बहुत महत्वपूर्ण। स्पेस का एक लेफ्टिनेंट था जिसके बारे में सरकार को संदेह था कि वो एक महान यूरोपीय शक्ति के साथ अनुचित संबंध रखता है। ये लेफ्टिनेंट गिरनोइस, जो वर्तमान में सिदी बेलेब्स में तैनात था, हाल ही में जनरल स्टाफ में शामिल हुआ था, जहां उसके कर्तव्यों के सामान्य दिनचर्या में उसे बहुत महत्वपूर्ण सैन्य जानकारी मिली थी। ये वह जानकारी थी जिसके बारे में सरकार को संदेह था कि महान शक्ति अधिकारी के साथ सौदेबाजी कर रही थी। ये सिर्फ एक कुख्यात पेरिसियन द्वारा ईर्ष्यापूर्ण मनोदशा में दिया गया एक अस्पष्ट संकेत था, जिसने लेफ्टिनेंट पर संदेह पैदा कर दिया था। लेकिन जनरल स्टाफ अपने रहस्यों से ईर्ष्या करते हैं, और देशद्रोह इतनी गंभीर बात है कि इसका एक संकेत भी सुरक्षित रूप से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और इसलिए टार्ज़न लेफ्टिनेंट गिरनोइस पर कड़ी नज़र रखने के लिए एक अमेरिकी शिकारी और यात्री की आड़ में अल्जीरिया आया था। वो अपने प्यारे अफ्रीका को फिर से देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, लेकिन इसका उत्तरी पहलू उसके उष्णकटिबंधीय जंगल के घर से इतना अलग था कि वह घर वापसी के सभी दिल के रोमांच के लिए पेरिस वापस आ सकता था। ओरान में उन्होंने एक दिन अरब क्वार्टर की सनकरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमते हुए अजीब नए नज़ारों का आनंद लिया। अगले दिन वह सिदी बेस में था, जहां उसने नागरिक और सैन्य अधिकारियों को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए, ऐसे पत्र जो उसके मिशन के वास्तविक महत्व के बारे में कोई सुराग नहीं देते थे। टार्ज़न के पास अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान था, जिससे वह अरबों और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक अमेरिकी की तरह पेश आ सकता था, और यही उसके लिए ज़रूरी था। जब वह किसी अंग्रेज से मिलता था तो वह फ्रेंच बोलता था, ताकि वह खुद को धोखा न दे, लेकिन कभी कभी विदेशियों से अंग्रेजी में बात करता था, जो उस भाषा को समझते थे, लेकिन उसके उच्चारण की थोड़ी बहुत खामियों को नहीं पहचान पाते थे। यहाँ उनकी कई फ्रांसीसी अफसरों से जान पहचान हुई और जल्द ही वे उनके पसंदीदा बन गए। उनकी मुलाकात गिरनोइस से हुई, जो उन्हें एक शांत, अपचग्रस्त दिखने वाला 40 वर्षीय व्यक्ति लगा, जिसका अपने साथियों के साथ बहुत कम या बिल्कुल मेलजोल नहीं था। 1 महीने तक कोई खास घटना नहीं हुई। जाहिर है, गिरनोइस के पास कोई आगंतुक नहीं आया, न ही वह शहर में कभी कभार आने वाले किसी व्यक्ति से संपर्क करता था, जिसे कल्पना की सबसे अजीब उड़ान से भी किसी विदेशी शक्ति का गुप्त एजेंट समझा जा सकता था। टार्ज़न को उम्मीद होने लगी थी कि आखिरकार यह अफवाह झूठी हो सकती है। तभी अचानक गिरनोइस को दक्षिण में पेटिट सहारा में बौसादा जाने का आदेश दिया गया। सिपाहियों की एक कंपनी और 3 अधिकारी वहां पहले से ही तैनात एक अन्य कंपनी की सहायता करने वाले थे। सौभाग्य से अधिकारियों में से एक, कैप्टन जेरार्ड, टार्ज़न का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, और इसलिए जब बंदर आदमी ने सुझाव दिया कि उसे उसके साथ बौसादा तक जाने का अवसर लेना चाहिए, जहां उसे शिकार मिलने की उम्मीद थी, तो इसने थोड़ा भी संदेह नहीं पैदा किया। बोयरा में टुकड़ी ने ट्रेन से उतरकर यात्रा पूरी की और बाकी का सफ़र काठी पर ही तय किया गया। जब टार्ज़न बोयरा से सवारी के लिए मोल तोल कर रहा था, तो उसने एक देशी कॉफ़ी हाउस के दरवाजे से यूरोपीय कपड़े पहने एक आदमी की झलक देखी, लेकिन जैसे ही टार्ज़न ने देखा, वह आदमी मुड़ गया और छोटी, कम छत वाली मिट्टी की झोपड़ी में घुस गया, और इस बात की भयावह धारणा के अलावा कि उस व्यक्ति के चेहरे या आकृति में कुछ जाना पहचाना सा था, टार्ज़न ने इस मामले पर और ज्यादा नहीं सोचा। टार्ज़न के लिए ओमले की ओर मार्च थका देने वाला था, क्योंकि अब तक उसका घुड़सवारी का अनुभव पेरिस की एक अकादमी में घुड़सवारी के प्रशिक्षण तक ही सीमित था, और इसलिए उसने जल्दी से होटल ग्रोसेट में एक आरामदायक बिस्तर की तलाश की, जबकि अधिकारियों और सैनिकों ने सैन्य चौकी में अपने क्वार्टर ले लिए। हालांकि टार्ज़न को अगली सुबह जल्दी बुलाया गया था, लेकिन उसके नाश्ता करने से पहले ही सिपाहियों की टोली मार्च पर थी। वह जल्दी अपना खाना खा रहा था ताकि सैनिक उससे बहुत आगे न निकल जाएं। तभी उसने डाइनिंग रूम को बार से जोड़ने वाले दरवाजे से झांका। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि गिरनोइस उसी अजनबी के साथ बातचीत कर रहा था जिसे उसने पिछले दिन बोयरा के कॉफ़ी हाउस में देखा था। वो गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ वही अजीब तरह से परिचित रवैया और आकृति थी, हालांकि उस आदमी की पीठ उसकी ओर थी। जैसे ही उसकी नज़र उन दोनों पर टिकी,
गिरनुइस ने ऊपर देखा और टार्जन के चेहरे पर गंभीर भाव देखा। उस समय अजनबी धीमी आवाज में बात कर रहा था, लेकिन फ्रेंच अफसर ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया और दोनों तुरंत मुड़ गए और टार्जन की नजरों से ओझल हो गए। ये पहली संदिग्ध घटना थी जिसे टार्जन ने गिरनुइस की गतिविधियों के संबंध में देखा था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वे लोग बाररूम से केवल इसलिए बाहर गए थे क्योंकि गिरनुइस ने टार्जन की नज़र उन पर पड़ गई थी। फिर अजनबी के बारे में लगातार परिचित होने का आभास था, जिससे वानर मानव का ये विश्वास और भी पुष्ट हो गया कि आखिरकार यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर नज़र रखी जानी चाहिए। कुछ देर बाद टार्जन बाररूम में दाखिल हुआ, लेकिन वे लोग जा चुके थे और उसने उन्हें सड़क के उस पार भी नहीं देखा। हालांकि उसे कई दुकानों पर जाने का बहाना मिल गया था, इससे पहले कि वह उस टुकड़ी का पीछा करता जो अब उससे काफी आगे निकल चुकी थी। वह दोपहर के कुछ समय बाद सिदी आयसा पहुंचने तक उनसे नहीं मिला, जहां सैनिक 1 घंटे के आराम के लिए रुके थे। यहाँ उसने गिरनुइस को टुकड़ी के साथ पाया, लेकिन अजनबी का कोई निशान नहीं था। सिदी आयसा में बाजार का दिन था और रेगिस्तान से आने वाले ऊंटों के असंख्य कारवां और बाजार में झगड़ते अरबों की भीड़ ने टार्जन को एक दिन और रुकने की तीव्र इच्छा से भर दिया ताकि वह रेगिस्तान के इन बेटों को और देख सके। इस प्रकार सिपाहियों का समूह उस दोपहर उसके बिना बू सादा की ओर बढ़ गया। उसने एक युवा अरब, अब्दुल, जिसे सराय के मालिक ने एक भरोसेमंद नौकर और दुभाषिया के रूप में उसके पास भेजा था, के साथ बाजार में घूमने में अंधेरा होने तक का समय बिताया। यहाँ टार्जन ने बोयरा में चुने गए घोड़े से बेहतर घोड़ा खरीदा और उस आलीशान अरब से बातचीत की जिसका वह जानवर था, तो उसे पता चला कि विक्रेता कादुर बेन सादेन था, जो जेल्फा के दक्षिण में एक रेगिस्तानी जनजाति का शेख था। अब्दुल के जरिए टार्जन ने अपने नए परिचित को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जब तीनों बाजारियों, ऊंटों, गधों और घोड़ों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बना रहे थे, जो बाजार को भ्रामक आवाजों से भर रहे थे, अब्दुल ने टार्जन की आस्तीन खींची। देखो, मालिक, हमारे पीछे, और उसने मुड़कर एक आकृति की ओर इशारा किया जो टार्जन के मुड़ते ही ऊंट के पीछे गायब हो गई। वो पूरी दोपहर से हमारा पीछा कर रहा है, अब्दुल ने आगे कहा। टार्जन ने जवाब दिया, मैंने गहरे नीले रंग की बरनूस और सफ़ेद पगड़ी पहने एक अरब की सिर्फ एक झलक देखी। क्या तुम्हारा मतलब उससे है? हाँ, मुझे उस पर शक था क्योंकि वह यहाँ एक अजनबी लग रहा था। उसे हमारे पीछे आने के अलावा कोई और काम नहीं था, जो कि ईमानदार अरब का तरीका नहीं है, और इसलिए भी क्योंकि वह अपने चेहरे के निचले हिस्से को छिपाए रखता है, केवल उसकी आंखें दिखाई देती हैं। वो एक बुरा आदमी होगा, वरना वह अपना समय बिताने के लिए अपना खुद का ईमानदार काम करता होगा। तो वह गलत राह पर है, अब्दुल, टार्जन ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ किसी को भी मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती। यह आपके देश की मेरी पहली यात्रा है और कोई भी मुझे नहीं जानता। उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वह हमारा पीछा करना बंद कर देगा। अब्दुल ने कहा, जब तक कि वह डकैती पर आमादा न हो, तब हम केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक वह हम पर अपना हाथ आजमाने के लिए तैयार न हो जाए। टार्जन ने हंसते हुए कहा, और मैं गारंटी देता हूं कि अब जब हम उसके लिए तैयार हैं तो वह लूटपाट करने के लिए अपना पेट भर लेगा। और इस तरह उसने इस विषय को अपने दिमाग से निकाल दिया, हालांकि उसे एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना के माध्यम से कई घंटों से पहले इसे याद करना था। कादुर बेन सैडेन ने अच्छा खाना खाया और अपने मेज़बान से विदा लेने के लिए तैयार हो गया। दोस्ती के सम्मानपूर्ण दावों के साथ उसने टार्जन को अपने जंगली इलाके में आने का निमंत्रण दिया, जहां मृग, हिरन, सूअर, तेंदुआ और शेर अभी भी इतनी संख्या में मिल सकते थे कि एक उत्साही शिकारी को लुभा सकें। अपने प्रस्थान पर अब्दुल के साथ बंदर आदमी फिर से सिदी आयसा की गलियों में घूमता रहा, जहां वह जल्द ही कई कैफे मॉरेस में से एक के खुले दरवाजे से आने वाली जंगली आवाज की ओर आकर्षित हो गया। 8 बज चुके थे और टार्जन के प्रवेश करते ही नृत्य पूरे जोश में था। कमरा अरबों से भरा हुआ था, सभी धूम्रपान कर रहे थे और अपनी गाढ़ी, गर्म कॉफी पी रहे थे। टार्जन और अब्दुल को कमरे के बीचों बीच सीटें मिली, हालांकि संगीतकारों द्वारा उनके अरबी ड्रम और पाइपों पर उत्पन्न भयानक शोर के कारण शांत प्रेमी बंदर आदमी को उनसे दूर की सीट अधिक स्वीकार्य होती।
एक सुंदर दिखने वाली ओल्ड नेल नाच रही थी और टार्जन के यूरोपीय कपड़ों को देखकर और एक उदार उपहार की गंध पाकर उसने अपना रेशमी रुमाल उसके कंधे पर फेंक दिया, जिसे एक फ्रैंक से पुरस्कृत किया गया। जब फर्श पर उसकी जगह किसी और ने ले ली थी तो चमकती आंखों वाले अब्दुल ने उसे कमरे के दूर वाले हिस्से में 2 अरबों के साथ बातचीत करते हुए देखा, एक दरवाजे के पास जो एक आंतरिक प्रांगण की ओर खुलता था, जिसकी गैलरी के चारों ओर वे कमरे थे जिनमें इस कैफे में नृत्य करने वाली लड़कियां रहती थीं। पहले तो उसने इस मामले पर कुछ नहीं सोचा, लेकिन फिर उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि उनमें से एक आदमी ने उनकी तरफ सिर हिलाया और लड़की ने मुड़कर टार्जन की तरफ एक नज़र डाली। फिर अरब दरवाजे से होते हुए कोर्ट के अंधेरे में चले गए। जब फिर से लड़की की नृत्य करने की बारी आई तो वह टार्जन के करीब आ गई और केवल बंदर आदमी के लिए ही उसकी मुस्कान सबसे प्यारी थी। रेगिस्तान के सांवले काली आंखों वाले बेटों ने लंबे यूरोपिया पर कई बार भद्दी भद्दी निगाहें डाली, लेकिन न तो मुस्कुराहट और न ही भद्दी निगाहों ने उस पर कोई बाहरी प्रभाव डाला। फिर से लड़की ने अपना रुमाल उसके कंधे पर डाला और फिर से उसे एक फ्रांक का सिक्का इनाम में मिला। जब वो उसे अपने माथे पर चिपका रही थी तो अपनी तरह की परंपरा के अनुसार वह टार्जन की ओर झुकी और उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ शब्द कहे। कोर्ट में 2 लोग हैं, उसने जल्दी से टूटी फूटी फ्रेंच में कहा, जो मिस्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी, लेकिन तुम दयालु हो और मैं ऐसा नहीं कर सकती। जल्दी जाओ, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि मैंने उन्हें निराश किया है। मुझे लगता है कि वे बहुत बुरे आदमी हैं। टार्जन ने लड़की को धन्यवाद दिया, उसे भरोसा दिलाया कि वह सावधान रहेगा और अपना नृत्य समाप्त करके वह छोटे से द्वार से होकर बाहर प्रांगण में चली गई। लेकिन टार्जन ने कैफे नहीं छोड़ा जैसा कि उसने आग्रह किया था। अगले आधे घंटे तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। फिर एक उदास दिखने वाला अरब सड़क से कैफे में दाखिल हुआ। वह टार्जन के पास खड़ा था, जहां उसने जानबूझकर यूरोपीय के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की, लेकिन चूंकि वे उसकी मातृभाषा में थीं, टार्जन उनके इरादे से पूरी तरह अनजान था, जब तक कि अब्दुल ने उसे समझाने का बीड़ा नहीं उठाया। अब्दुल ने चेतावनी देते हुए कहा, यह आदमी मुसीबत की तलाश में है। यह अकेला नहीं है। वास्तव में अगर कोई उपद्रव हुआ तो यहाँ का लगभग हर आदमी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। बेहतर होगा कि चुपचाप चले जाओ, मालिक। टार्जन ने आदेश दिया, इस आदमी से पूछो कि वह क्या चाहता है। वह कहता है कि एक ईसाई के कुत्ते ने औलद नेल का अपमान किया है, जो उसका है। उसका मतलब मुसीबत है, श्रीमान। उसे बताओ कि मैंने उसका या किसी और ओल्ड नेल का अपमान नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि वह चला जाए और मुझे अकेला छोड़ दे। मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है, न ही उसका मुझसे कोई झगड़ा है। अब्दुल ने अरब को ये संदेश देने के बाद कहा, वह कहता है कि तुम खुद एक कुत्ते के बेटे हो और तुम्हारी दादी एक लकड़बग्घा थी। संयोग से तुम झूठे हो। आसपास खड़े लोगों का ध्यान अब इस झगड़े की ओर आकर्षित हो चुका था और इस अपशब्दों की झड़ी के बाद जो व्यंग्यात्मक हंसी निकली, उससे आसानी से दर्शकों के बहुमत की सहानुभूति का रुझान पता चल गया। टार्जन को हंसी मजाक पसंद नहीं था, न ही उसे अरब द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शर्तें पसंद थीं, लेकिन बेंच पर अपनी सीट से उठते समय उसने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसके होठों पर एक आधी मुस्कान थी, लेकिन अचानक एक शक्तिशाली मुट्ठी ने उस अरब के चेहरे पर वार किया, जिसके पीछे बंदर आदमी की भयानक मांसपेशियां थीं। जिस क्षण वह व्यक्ति गिरा, आधा दर्जन उग्र मैदानी लोग कमरे में घुस आए, जहां वे कैफे के सामने सड़क पर अपने क्यू का इंतजार कर रहे थे। काफिर को मार डालो और ईसाई के कुत्ते को मार डालो के नारे लगाते हुए वे सीधे टार्जन की ओर बढ़े। दर्शकों में से कई युवा अरब निहत्थे गोरे व्यक्ति पर हमला करने के लिए उठ खड़े हुए। टार्जन और अब्दुल को उनके विरोध में मौजूद संख्याबल ने कमरे के अंत की ओर वापस खदेड़ दिया। युवा अरब अपने मालिक के प्रति वफादार रहा और चाकू निकालकर उसके साथ लड़ने लगा। जबरदस्त प्रहारों से बंदर आदमी ने अपने शक्तिशाली हाथों की पहुंच में आने वाले सभी लोगों को गिरा दिया। वह चुपचाप और बिना कुछ बोले लड़ता रहा
उसके होठों पर वही आधी मुस्कान थी जो उसने उस आदमी को मारने के लिए उठाई थी जिसने उसका अपमान किया था। ऐसा लग रहा था कि वही या अब्दुल उन दुष्ट दिखने वाली तलवारों और चाकुओं के समुद्र से बच नहीं सकते थे जो उन्हें घेरे हुए थे, लेकिन उनके हमलावरों की संख्या ही उनकी सुरक्षा का सबसे अच्छा बचाव साबित हुई। चीखती चिल्लाती, गालियां देती भीड़ इतनी करीब थी कि कोई भी हथियार फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, और किसी भी अरब ने अपने किसी हमवतन को घायल करने के डर से आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार टार्जन अपने सबसे जिद्दी हमलावरों में से एक को पकड़ने में सफल हो गया। उसने एक झटके से उस आदमी को निहत्था कर दिया और फिर उसे ढाल की तरह अपने सामने रखते हुए अब्दुल के बगल में धीरे धीरे पीछे हटकर छोटे से दरवाजे की ओर बढ़ा जो भीतरी आंगन में जाता था। दहलीज पर वह एक पल के लिए रुका और संघर्ष कर रहे अरब को अपने सिर के ऊपर उठाकर उसे, जैसे कि गुलेल से, अपने साथियों के चेहरे पर फेंक दिया। फिर टार्जन और अब्दुल ने कोर्ट के अर्ध अंधेरे में कदम रखा। भयभीत ओल्ड नेल्स सीढ़ियों के शीर्ष पर दुबके हुए थे जो उनके संबंधित कमरों की ओर जाती थीं। आंगन में एकमात्र रोशनी बीमार मोमबत्तियों से आ रही थी जिन्हें प्रत्येक लड़की ने अपने दरवाजे के फ्रेम की लकड़ी पर अपने स्वयं के तेल से चिपका दिया था, ताकि अंधेरे घेरे में आने वाले लोगों को अपने आकर्षण को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया जा सके। टार्जन और अब्दुल कमरे से बाहर निकले ही थे कि सीढ़ियों के नीचे से एक रिवॉल्वर उनकी पीठ के पास आकर गिरी और जैसे ही वे इस नए प्रतिद्वंद्वी से मिलने के लिए मुड़े, दो दबी हुई आकृतियां उनकी ओर बढ़ीं और आते ही गोलियां चलाने लगीं। टार्जन ने इन दो नए हमलावरों का सामना करने के लिए छलांग लगाई। सबसे आगे वाला, एक सेकंड बाद, कोर्ट की अरौंदी हुई मिट्टी में पड़ा था, निहत्था और टूटी कलाई से कराह रहा था। अब्दुल के चाकू ने दूसरे हमलावर की नब्ज को उसी क्षण छू लिया जब उसने अपने रिवॉल्वर को वफादार अरब के माथे पर रखा और गोली नहीं चली। कैफे के भीतर पागल भीड़ अब अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल रही थी। ओल्ड नेल्स ने अपने साथियों में से एक की चीख सुनकर अपनी मोमबत्तियां बुझा दी थीं, और आंगन के भीतर एकमात्र रोशनी कैफे के खुले और आधे बंद दरवाजे से कमजोर ढंग से आ रही थी। टार्जन ने अब्दुल के चाकू के सामने गिरे हुए आदमी से तलवार छीन ली थी, और अब वो उन लोगों की भीड़ का इंतजार कर रहा था जो अंधेरे में उनकी तलाश में आ रहे थे। अचानक उसने पीछे से अपने कंधे पर एक हल्का हाथ महसूस किया, और एक महिला की आवाज़ फुसफुसाते हुए बोली, जल्दी आओ, मिस्टर, इस तरफ। मेरे पीछे आओ। आओ अब्दुल, टार्जन ने धीमे स्वर में युवक से कहा, हम यहाँ से कहीं अधिक बुरी स्थिति में नहीं हो सकते। महिला मुड़ी और उन्हें सनकरी सीढ़ियां ऊपर ले गई जो उसके क्वार्टर के दरवाजे पर खत्म हुई। टार्जन उसके पास ही खड़ा था। उसने उसकी नंगी बाहों पर सोने और चांदी के कंगन देखे, उसके बालों के गहनों से लटकते सोने के सिक्कों की लड़ियां और उसकी पोशाक के खूबसूरत रंग। उसने देखा कि वह एक ओल्ड नेल थी, और सहज रूप से उसने जान लिया कि वह वही थी जिसने शाम को उसके कान में चेतावनी फुसफुसाकर कही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, उन्हें गुस्साई भीड़ की नीचे तलाशी की आवाज सुनाई दी। जल्द ही वे यहाँ खोज करेंगे, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्हें तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि भले ही तुम कई आदमियों की ताकत से लड़ो, वे अंत में तुम्हें मार डालेंगे। जल्दी करो, तुम मेरे कमरे की दूर की खिड़की से सड़क पर उतर सकती हो, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि तुम अब इमारतों के आंगन में नहीं हो। तुम होटल के भीतर सुरक्षित हो जाओगी। लेकिन जब वह बोल रही थी, तब भी कई लोग सीढ़ियों पर चढ़ गए थे जिसके सामने वे खड़े थे। अचानक एक खोजकर्ता चिल्लाया, उन्हें खोज लिया गया था। भीड़ जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागी। सबसे आगे का हमलावर तेजी से ऊपर की ओर कूदा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसे अचानक तलवार मिली जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। शिकार पहले निहत्था था। चीखते हुए वह आदमी अपने पीछे वालों पर गिर पड़ा। वे टेनपिन की तरह सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। प्राचीन और जर्जर संरचना इस असामान्य वजन और झटके के तनाव को सहन नहीं कर सकी। लकड़ी के टूटने की चरमराहट और टूटने की आवाज के साथ यह अरबों के नीचे ढह गई, और टार्जन, अब्दुल और लड़की को ऊपर के कमजोर मंच पर अकेला छोड़ दिया। आओ, ओल्ड नेल चिल्लाया, वे मेरे बगल वाले कमरे से होकर दूसरी सीढ़ी से हम तक पहुंचेंगे। हमारे पास एक पल भी नहीं है।
जैसे ही वे कमरे में प्रवेश कर रहे थे, अब्दुल ने नीचे से आती हुई एक चीख सुनी, जिसे सुनकर कई लोग सड़क की ओर भागे और उस ओर से भागने का रास्ता बंद कर दिया। लड़की ने सादगी से कहा, अब हम खो गए हैं। हम, टार्ज़न ने पूछा। हाँ, श्रीमान, उसने जवाब दिया, वे मुझे भी मार देंगे। क्या मैंने आपकी सहायता नहीं की है? इससे मामले का एक अलग पहलू सामने आया। टार्ज़न मुठभेड़ के रोमांच और खतरे का आनंद ले रहा था। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि अब्दुल या लड़की दुर्घटना के अलावा किसी और कारण से पीड़ित हो सकते हैं, और वह खुद को मारे जाने से बचाने के लिए बस इतना ही पीछे हटा था। जब तक उसे यह नहीं पता चला कि अगर वह वहीं रहा तो वह पूरी तरह से खो चुका है, तब तक उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। अकेले ही वह उस भीड़ के बीच में घुस सकता था और नुमा शेर की तरह अपने चारों ओर फैलकर अरबों को इस तरह डरा सकता था कि भागना उसके लिए आसान हो जाता। अब उसे सिर्फ अपने इन दो वफादार दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए। वो खिड़की के पास गया जहां से सड़क दिखाई दे रही थी। 1 मिनट में नीचे दुश्मन आ जाएंगे। वह पहले से ही भीड़ को अगले क्वार्टर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सुन सकता था। वे अगले ही पल उसके बगल के दरवाजे पर होंगे। उसने खिड़की की चौखट पर पैर रखा और बाहर की ओर झुका, लेकिन उसने नीचे नहीं देखा। उसके ऊपर, हाथ की पहुंच के भीतर, इमारत की नीची छत थी। उसने लड़की को बुलाया। वह आई और उसके पास खड़ी हो गई। उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। यहाँ रुको जब तक मैं ऊपर से तुम्हारे पास नहीं पहुँचता, उसने अब्दुल से कहा। इस बीच कमरे में मौजूद हर चीज़ को उस दरवाजे के पास धकेल दो, इससे उन्हें काफ़ी देर हो सकती है। फिर वह लड़की को अपने कंधों पर लेकर सनकरी खिड़की की चौखट पर आ गया। कसकर पकड़ो, उसने उसे सावधान किया। एक पल बाद वह बंदर की तरह आसानी और निपुणता से ऊपर छत पर चढ़ गया। लड़की को नीचे उतारकर वह छत के किनारे से दूर झुका और धीरे से अब्दुल को पुकारा। युवक खिड़की की ओर भागा। तुम्हारा हाथ, टार्ज़न ने फुसफुसाया। कमरे के बाहर के आदमी दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहे थे। अचानक एक धमाके के साथ दरवाज़ा टूटकर गिर गया और उसी पल अब्दुल को लगा कि वह ऊपर छत पर एक पंख की तरह उठ गया है। वे एक पल भी जल्दी में नहीं थे, क्योंकि जैसे ही आदमी कमरे में घुसे, जिसे उन्होंने अभी अभी छोड़ा था, 1 दर्जन से ज्यादा लोग नीचे गली के कोने से गुजरे और लड़की की खिड़की के नीचे एक जगह पर दौड़े।